नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया था एनसीईआरटी सीरीज़, उस सीरीज़ का साइंस का ये तीसरा चैप्टर है और ये तीसरा वीडियो भी है। हमने फर्स्ट जो 1 और 2 चैप्टर थे उसमें हमने भोजन से संबंधित अध्ययन किया और इसमें हम समझेंगे इस चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक, या चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। यानी मानव सभ्यता ने जो एक सफ़र तय किया तंतु से यानी फाइबर से लेकर वस्त्र तक, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है समझने के लिए कि कैसे मनुष्य ने वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया और जो वस्त्र थे वो कैसे मनुष्य के जीवन के अनिवार्य अंग बन गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने 2 चैप्टर पढ़े, पिछले 2 चैप्टर आपने देखे हैं, तो उसमें हमने मेन जो बात की थी वो फूड पे की थी, भोजन पर की थी। अब जो थोड़ा सा भोजन से हट के बात होगी वो वस्त्रों पर होगी, क्योंकि मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं? भोजन, कपड़ा और मकान। तो अभी तक हमने बात की भोजन पर, अब हम कपड़े पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें वस्त्र की, यानी इस चैप्टर का नाम ही है फाइबर टू फैब्रिक और ये क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य ने जो वस्त्र का सफ़र तय किया, ये सभ्यता की एक लंबी कहानी है। पहले जो मनुष्य था वो नग्न अवस्था में रहता था, जंगलों में घूमता रहता था, लेकिन जैसे उसे ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात का एहसास हुआ, जैसे इस शीत ऋतु आई और ठंडक उसको लगी, तो उसने अपने शरीर को ढकने के लिए, उस ठंडक से बचने के लिए पत्तों के वस्त्र बनाना शुरू कर दिया, या हम कहें पत्तों से अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। जानवरों की खाल जैसे शेर, बाघ, गैंडा, इनकी खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया ताकि ऋतुओं से सुरक्षा की जा सके अपने शरीर की। लेकिन जैसे जैसे कालचक्र आगे बढ़ा तो मनुष्य ने क्या किया, जैसे गांव का निर्माण हुआ और ग्रामीण बस्ती स्थापित होने लगी, तो मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने वस्त्र बनाना शुरू कर दिया। गंगा की घाटी में हम देखते हैं, यानी गंगा वैली जो है, गंगा की घाटी में हम देखते हैं कि हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब मनुष्य कपास को उत्पादित करता था गंगा की घाटी में। इसी प्रकार हम अगर उससे भी पहले की बात करें तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में कपास के साक्ष्य मिलते हैं और कपास का उपयोग किस चीज़ में होता है? वस्त्र बनाने में होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि मनुष्य ने कपड़े का प्रयोग करना पहली बार कब शुरू किया, अब वस्त्र और कपड़े में अंतर समझने का प्रयास करिए। आखिर ये वस्त्र क्या होता है? वस्त्र वो होता है जिसे हम तागों से बनाते हैं। मतलब जैसे आप साड़ी यूज़ करते हो या आप लुंगी यूज़ करते हो, तो वो क्या है? वो एकदम से बना हुआ वस्त्र है। लेकिन जब हम उसको सिला लेते हैं तो वो हो जाता है कपड़ा। तो जो भारत में सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है कपड़े का, वो मिलता है हमें कुषाण वंश से, जिसका प्रमुख शासक कनिष्क था। उस वंश में हमें कनिष्क का एक अपर कोट मिलता है ऊपरी बदन को ढकने के लिए, और वो अपर कोट काफ़ी लंबा मिलता है। तो मुख्यतः जो हमें कपड़े का पहला साक्ष्य मिलता है वो कुषाण वंश के समय पर मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें कि धीरे धीरे जब सभ्यता आगे बढ़ी तो मनुष्य ने वस्त्र बनाने तो शुरू ही कर दिए थे। हम देखते हैं कि मध्यकाल में आते आते मनुष्य ने तकली अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है, एक छाते की जैसी डंडी होती है, वैसा एक उपकरण होता है, उससे सूत काता जाता था और उससे वस्त्र बनाए जाते थे, तंतुओं से सूत बनाए जाते थे। उसके बाद फिर हम आधुनिक काल में देखेंगे कि मशीनों का प्रयोग होने लगा और वस्त्र बनने लगे। तो ये एक लंबी एक यात्रा थी जो मनुष्य ने तय की, और आज हम उस यात्रा को, अभी तो मैंने जो बताया एक मोटा सा इतिहास बताया, हम विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिर ये जो फाइबर से फैब्रिक तक की यात्रा है, तंतु से वस्त्र तक की यात्रा है, ये कैसे संभव हो सकी है। उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा इसको करंट से भी ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि वर्तमान में जो वस्त्रों की बात हो रही है वो किस प्रकार के वस्त्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर में दिख रहा है तंतु से वस्त्र तक, यानी फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर ये तंतु जो यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या होता है। तो अगर तंतुओं को समझना है तो आप कभी भी करिए, आप किसी टेलर की दुकान पर जाइए, दर्जी की दुकान पर जाइए, और छोटे छोटे वहाँ पर कपड़े के कतरन पड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको उठाइए और आप देखेंगे कि उसमें तागे या धागे दिखते हैं। तो एक धागा खींच लीजिए। अब उस धागे को जब आप और थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेंगे तो एक धागा और छोटे छोटे तंतुओं में डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो छोटे छोटा एक धागा जो छोटे छोटे तंतुओं में डिवाइड होता है वही क्या कहलाता है? वही तंतु कहलाता है। देख लीजिए, कपड़े से आप एक धागा खींचेंगे, उसके बाद तागे को पतली लड़ियों में विखंडित करेंगे,
तागे की ये पतली लड़ियाँ लिखा हुआ है कि और अधिक पतली लड़ियों में विखंडित हो जाती हैं। तो इससे क्या पता चला, जो सबसे छोटी उसमें लड़ी दिखाई देगी वो क्या होगी, वो फाइबर होगी या तंतु होगी, जिसे हम तंतु भी बोलते हैं। तो ये हमने समझ लिया तंतु क्या होता है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी भी आप सुई में तागा डालने का प्रयास करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप तागा डालते हैं तो तागा टूट जाता है और फिर सुई के छेद में जाने में बड़ी समस्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तागा था अपने तंतुओं में डिवाइड हो गया, इसलिए हम सुई में आसानी से धागा नहीं डाल पाते हैं। तो जो छोटे छोटे भागों में जब एक तागा या धागा टूटता है तो वही क्या होता है, तंतु कहलाता है। अब इस तंतु से क्या होता है, तंतुओं से ही धागे का निर्माण होता है और धागे से वस्त्र का निर्माण होता है। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है कि तंतुओं से क्या बना, हमने तंतुओं से तागा बनाया और तागे से हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। इसलिए तंतु को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये फाइबर या तंतु क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि ये तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो तंतुओं को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स की या प्राकृतिक तंतुओं की। तो प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि वे फाइबर जो पादपों यानी प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स या प्राकृतिक तंतु। अब इनके मैंने बताया कि हम या तो इनको प्लांट से प्राप्त करेंगे या जंतुओं से प्राप्त करेंगे। तो अभी हम इनको देखते हैं कि पादप से या प्लांट से कौन से हमें तंतु प्राप्त होते हैं। तो अगर हम ये जंतु, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये तंतु ही है। तो अगर हम बात करें कि पादप से हमें, प्लांट से कौन से हमें फाइबर प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहला क्या प्राप्त होता है, कपास, कॉटन। कॉटन क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। इसी तरह जूट, तो जूट भी हमें किससे प्राप्त होता है, पादप या प्लांट से प्राप्त होता है। अगर अब हम ये देखें कि जंतु से हमें कौन से तंतु मिलते हैं, एनिमल फाइबर की बात करें तो हमें जो ऊन मिलती है जिससे हम क्या बनाते हैं, जिससे हम वस्त्र बनाते हैं, वो किससे मिलती है, जंतुओं से मिलती है, एनिमल से मिलती है। इसी तरह हम सिल्क हमें किससे मिलता है, रेशम कीट से मिलता है। अब थोड़ी सी जानकारी और है कि ऊन हमें किससे किससे मिलती है। तो लिखा हुआ है कि जो हमें वूल या ऊन है वो भेड़, बकरी, खरगोश, यॉक, ऊँटों के बालों से प्राप्त होती है। क्या होता है कि मुख्यतः जो ऊन प्राप्त होती है इन प्रमुख जीवों से प्राप्त होती है। अगर हम भेड़ की बात करें तो भेड़ के बाल बहुत बड़े हो जाते हैं जिसको बाद में मशीन की सहायता से निकाल लिया जाता है और उससे ऊन का निर्माण किया जाता है। तो हमें जो एनिमल फाइबर में ऊन मिलती है वो किससे मिलती है, इन सारे जानवरों से मिलती है। इसी तरह अगर हम रेशम की बात करें तो रेशम का जो तंतु है वो रेशम कीट कोकून से मिलता है। अब रेशम, कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, रेशम का तंतु रेशम के कीट कोकून से प्राप्त होता है। अब ये कोकून क्या होता है, कोकून एक प्रकार का आप कह सकते हो कि घोंसले जैसी संरचना होती है जिसके अंदर रेशम का कीट रहता है। मान लिया ये रेशम का कीट है, तो इस कोकून के अंदर रेशम का कीट रहता है और जब हमें क्या प्राप्त करना होता है, हमें सिल्क या रेशम प्राप्त करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जब ये कीट बाहर निकल आता है तो हम इसके अंदर से क्या प्राप्त कर लेते हैं, सिल्क या रेशम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। अब अगर हम दूसरा इसका पार्ट देखें, हमने पिछला पढ़ा कि नेचुरल फाइबर्स क्या होता है। अभी हमको क्या देखना है कि संश्लिष्ट तंतु क्या होता है या सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित या संश्लेषित इसको भी बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं, चाहे संश्लिष्ट कह लीजिए या संश्लेषित कह लीजिए। इंग्लिश में आसान है बोला, सिंथेटिक, अक्सर बोलते हैं भी कि सिंथेटिक कपड़ा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है तो सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में समझ लीजिए, इतनी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सामान्य शब्दों में कहें कि ऐसे फाइबर्स जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, सिविल सर्विसेज PCS लेवल तक पूछा जा चुका है। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये तीन संश्लिष्ट तंतु या सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं।
फिर एक और छोटा सा प्रयास करता हूँ आपको समझाने का सिंथेटिक फाइबर का। सिंथेटिक फाइबर को हम प्लास्टिक भी कहते हैं। क्या हम बोलेंगे? प्लास्टिक। तो या तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फाइबर है ये प्लास्टिक से बना होता है सिंथेटिक, कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉम्बिनेशन या मिश्रण के तौर पे बनाया जाता है। कैसे? कॉटन जो कौन सा है नेचुरल फाइबर है उसके साथ हम क्या मिला देते हैं? उसके साथ हम प्लास्टिक मिला देते हैं। तो ये सारे कैसे फाइबर हैं? ये सारे कैसे फाइबर हैं? ये सिंथेटिक फाइबर हैं। और आप ऐसे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कपड़े प्रयोग करते होंगे जो किससे बने होते हैं? अब अधिकांश कपड़े जो बने होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। जैसे आप नायलॉन का लोअर, स्पोर्ट्स लोअर पहनते होंगे, आप जीन्स पहनते होंगे, ये सारे काहे के एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो हम क्या देखेंगे? सम प्लांट्स फाइबर, कुछ पादप तंतु। हमने जिन पादप तंतुओं की बात की थी पीछे कॉटन और जूट की, उनके बारे में हम थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी समझने का प्रयास करेंगे, लेंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहले जो बात हुई थी कॉटन की, कपास की या रुई की, तो उसको समझते हैं वो क्या होती है। अगर हम रुई की या कॉटन की बात करें तो आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये सबको पता होता है कि जो कपास है, मैं ये मान के चलूँगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हो कॉटन के बारे में, रुई के बारे में, इसलिए एकदम बेसिक से बताऊँगा कि साधारण कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी होंगे। मिट्टी काली होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट होनी चाहिए, यानी गर्म जलवायु होनी चाहिए, उष्ण जलवायु होनी चाहिए। तो क्या हुआ? कॉटन जिससे हम क्या बनाते हैं, जिससे हम वस्त्र बनाते हैं, उसके लिए जो क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली होनी चाहिए। और ऐसी मिट्टी भारत के कहाँ पर मिलती है? तो आप जब दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार क्षेत्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसी तरह अगर हम देखें कि कपास कैसे होता है, थोड़ा सा ये डायग्राम भी, मैं फिगर भी दिखाऊंगा आपको। तो कपास के जो फल होते हैं वो गोल गोल होते हैं, जिन्हें कॉटन बॉल्स बोलते हैं या कपास गोलक बोलते हैं, जो लगभग नींबू के आकार के होते हैं। और पूर्ण परिपक्व होने के पर क्या होंगे? बीज टूटकर खुल जाते हैं। मतलब कपास का जो फल होता है वो बॉल सा होता है, और जब वो पूर्ण परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उनका जो ऊपरी आवरण है वो खुल जाएगा और वाइट कलर की कपास बाहर दिखने लगेगी। ठीक है ना? आइए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले बंद थे और जब मैच्योर या परिपक्व हो जाएंगे तो ऐसे खुल जाएंगे, और जब ये खुल गए तो वाइट कलर की कॉटन या रुई हमें बाहर दिखने लगी। और ये क्या होगा? ये तंतु का काम करेगा धागा बनाने में, उसके बाद इसी से वस्त्र बनेगा। अब ये हमने देख लिया, चलिए फिर वापस आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इस कपास को हम प्राप्त कैसे करते हैं? तो क्या क्या कहा गया है कि हम ये जो कपास के खेत होते हैं इनसे कपास हस्त चयन विधि द्वारा ऐसे प्राप्त कर लेते हैं। जो वाइट कलर का होता है उसको हम निकाल लेते हैं लेकिन क्या होता है, निकालने के बाद भी इस कपास में बीज होते हैं। तो बीज हटाने की प्रक्रिया क्या किया जाता है? बीज हटाने कैसे हटाएंगे? तो कपास को जब हम हस्त चयन द्वारा अलग कर लेते हैं तो कपास से बीजों को कंकतन या कॉम्बिंग भी बोल सकते हैं, कंकतन भी बोल सकते हैं, द्वारा पृथक किया जाता है। और इस प्रक्रिया को कपास ओटना या गिनिंग ऑफ कॉटन भी कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जब हमने खेतों से कपास हम ले आए तो उसके बाद उन कपास के बीच में बीज होते हैं, और उस बीज को हटाने के लिए हम कंकतन या कॉम्बिंग का प्रयोग करते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया कपास प्राप्त करने वाली क्या होती है? गिनिंग ऑफ कॉटन या कपास ओटना होती है। इसी तरह हमने पीछे जूट की बात की थी, तो चलिए जूट या पटसन की बात कर लेते हैं। तो जूट क्या होता है? जूट वर्षा ऋतु में अधिक जूट के खेती होती है। तो देख लेते हैं हम, इसमें लिखा है जूट तंतु को जूट पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तने से कैसे प्राप्त होता है अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु रेनी सीजन में की जाती है। वर्षा ऋतु में की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जूट की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में प्रमुख तौर पर। कई और भी राज्य हैं लेकिन ये 3 राज्य दिए होंगे कहीं पर।
भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। और यहाँ से एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि जूट तंतु को जूट पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है, स्टेम से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। क्या होता है, जब जूट पादप को हम काटते हैं उसके बाद उस पादप के तने को पानी में रखते हैं, और जब वो पानी में रहता है तो मुलायम हो जाता है और फिर उसको हाथों से उमेटकर उससे तंतुओं को प्राप्त कर लिया जाता है। ये लिखा भी हुआ है, जूट पादप को काटने के पश्चात उसके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतु से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो जैसे हमें कॉटन के फाइबर या तंतु प्राप्त हो, वैसे ही हमें जूट के तंतु प्राप्त होते हैं, और डायरेक्ट तंतुओं से हम वस्त्र बनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टेज है तंतु से धागा और धागे से वस्त्र, तो वही दिया हुआ है। अब थोड़ा कॉटन के बारे में विशेष जानकारी दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो कॉटन के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। कॉटन का एक विशेष महत्व है क्योंकि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में करघे हथकरघे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया था, चरखे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया था। मैं हथकरघा बोल रहा हूँ, गलत बोल गया मैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न यानी सूती तागे की कताई कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। पहली बात यह हुई कि हम किसी भी फाइबर से जब तागा बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे स्पिनिंग बोलते हैं या कताई बोलते हैं। सबसे पहला हमें तंतु प्राप्त होता है, फाइबर प्राप्त होता है, उस फाइबर से हम तागा बनाते हैं और तागा बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। लिखा है, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कभी भी आपने दीपावली में आप अपने दीपक जब जलाते हैं तो आप कॉटन को क्या करते हैं? खींच के घुमाते हैं, ऐंठते हैं, तो वैसे ही क्या होता है? तागा बनता है। जब आप रुई को बहुत देर ऐंठते हैं तो उसके बाद दीपक में रखकर उसको जलाते हैं तो काफ़ी देर तक जलती है। सेम उसी तरीके से तंतु से क्या बनता है? फाइबर से क्या बनेगा? धागा बनेगा। कैसे? हम कॉटन को खींचेंगे, फिर उसको घुमा देंगे और वो क्या बन जाएगा? धागा बन जाएगा। एक मिनट, तागा बन जाता है। उसके बाद देखिए, अब इसके अलावा कहा गया है कि इसी कताई के लिए, यानी जो हम कताई करते हैं रेशों से फाइबर से धागा बनाने के लिए, उसी के लिए क्या होता है? कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ या हैंड स्पाइंडल का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। अब तकली किस प्रकार का होता है? आपने छाता देखा है, छाते में एक डंडी होती है नीचे कुछ इस प्रकार की, मैं बनाता हूँ इधर, ऐसे घूमी हुई नीचे से होती है। तो ऐसा ही एक उपकरण होता है स्टील का या किसी धातु का, लोहे का, जिसे क्या बोलते हैं हम? जिसे तकली बोलते हैं। और इससे क्या होता है? इसी से क्या की जाती है? इसी से रेशों की सहायता से तागा बनाया जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हैंड स्पाइंडल बोलते हैं और इसे तकली भी कहते हैं। उसी के तरह हम कहें, आगे हम बढ़ें तो लिखा है कि हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा, गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में अपने रचनात्मक कार्यों के लिए चरखा को एक प्रमुख संसाधन बनाया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति में वस्त्रों का व्यापक तौर पर उत्पादन किया था और भारत के जो क्या हस्तशिल्प उद्योग थे उनको धराशायी कर दिया था। तो गांधी जी चरखे के माध्यम से न केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, बल्कि उनकी आर्थिक नीति, जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी, उस पर भी हमला करना चाहते थे। इसलिए क्या हुआ? गांधी जी ने चरखे का प्रयोग किया था। और चरखा क्या है? हाथ से प्रचलित कताई, यानी तंतु या फाइबर से धागा बनाने के लिए चरखे का प्रयोग भी किया जाता है। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, वो देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो मैंने शुरुआत में ही जो बताया था वो इधर मिलेगा आपको कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं के खाल से अपने शरीर को क्या करते थे? ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को अपने आपस में ऐंठन देकर
लंबी लड़ियाँ बनाई, यानी जो लताएं थी, पत्तियाँ थी, ऊन थी और बालों को जानवरों के आपस में ऐंठ कर लंबी लड़ियाँ बनाई और फिर इनको बुनकर क्या बनाया, वस्त्र बना दिया। उसके पश्चात जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि बाद में भारतवासी ये रुई लिखा हुआ है, रुई से बने वस्त्र पहनने लगे जो गंगा घाटी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। बाद में भारतवासी क्या थे कि रुई या कॉटन से बने वस्त्र पहनने लगे और ये कहाँ पर उगाई जाती थी, गंगा घाटी में। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप है जिससे नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है और फ्लैक्स का प्रयोग व्यापक तौर पर प्राचीन मिस्र में किया जाता था, जहाँ पर काहे का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था, जहाँ पर न केवल रुई का प्रयोग किया जाता था बल्कि फ्लैक्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। कहाँ पर, नील नदी जो कि मिस्र की जीवन रेखा है उसके पास इन दोनों प्राकृतिक तंतुओं का उत्पादन होता था और इसके द्वारा वस्त्र बनाए जाते थे। अब यहाँ पर याद रखिएगा पॉइंट दिया हुआ है कि उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, इसलिए शरीर को वस्त्रों से ढकते थे। पहले क्या था कि लोगों ने वस्त्र तो बना लिया लेकिन वस्त्रों को सिलना उनको नहीं आता था। तो क्या होता था, जैसे अभी आपने देखा है कि लोग, आप कह लीजिए कि लुंगी क्या करते हैं, कभी कभी ऊपर ओढ़ लेते हैं, तो वैसे ही सिर्फ अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, उनको सिलाई नहीं आती थी। लेकिन जब सिलाई की सुई का आविष्कार हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, लोग कपड़े बनाने लगे। तो वस्त्र और कपड़े में अंतर, वस्त्र जो होता है वो पूरा वस्त्र होता है जिसे बनाया जाता है धागों की सहायता से, मतलब उसमें सिलाई नहीं होती, बस धागे की सहायता से बना दिया जाता है, बुनाई द्वारा या बंधाई द्वारा। लेकिन कपड़ा क्या होता है, जब उसे दर्जी सिल देता है। तो सिलाई की जब सुई का आविष्कार हो गया तो लोग इन्हीं वस्त्रों से अपनी मनपसंद के कपड़े सिलने लगे और पहनने लगे। तो अगर हम एक सिनॉप्सिस देखें कपास गोलक से लेकर वस्त्र तक के सफ़र को, तो हम आसानी से समझ सकते हैं। हमने कपास के खेतों से कपास गोले प्राप्त किए, उसके बाद हमने कपास ओटा, उनके बीजों से उनको अलग कर दिया और कपास रेशों को प्राप्त कर लिया। उसके बाद रेशे को हम जब जोड़ कर कॉटन को खींच के रुई को खींचेंगे, उसके बाद उसको ऐंठेंगे तो उसे कताई कहते हैं और तागा बन गया। और तागे से वस्त्र बनाने की दो प्रोसेस है, एक तो बुनाई और दूसरा बंधाई। इससे क्या हो गया, वस्त्र बन गया। अब इस चैप्टर पर बेस कुछ क्वेश्चन है, MCQs हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो पीछे हमने पढ़ा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जूट की खेती या पटसन की खेती की जाती है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि बंगाल में की जाती है, असम में की जाती है और बिहार में की जाती है। तमिलनाडु हमने पीछे नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन सी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें, और विचार कथन क्या है पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन दिए गए, 5 फाइबर दिए हुए हैं, जूट, पॉलिएस्टर, रेशम, नायलॉन, एक्रिलिक। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में पीछे सही दिया हुआ है, पॉलीएक्टर नहीं पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। और पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है या संश्लिष्ट या संश्लेषित तंतु है। तो मतलब क्या हुआ कि सिंथेटिक कौन सा है या आप कह लो कि आर्टिफिशियल कौन सा है जिसको बनाया जाता है। तो हमको पता है कि जूट तो नेचुरल है क्योंकि पेड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरह रेशम कुकून से प्राप्त होता है, रेशम के कीट से मिलता है। और जो सिंथेटिक हमने पीछे पढ़ा भी है, तो पहला पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक है। तो 3, 4, 5 जिसमें भी होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन 3 में आए तो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि कपास के पौधे के लिए काली मिट्टी उपयोगी। हमने पीछे पढ़ा कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी है, इसीलिए भारत में दक्षिण में महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जो कि बेसाल चट्टान से निर्मित क्षेत्र है, वहाँ पर कपास के लिए मृदा बहुत उपयोगी है। तो सही है। दूसरा, कपास के पौधे के लिए जलवायु शीत होनी चाहिए, गलत है। पीछे बात की थी हमने कि वार्म क्लाइमेट या उष्ण जलवायु होनी चाहिए। तो कौन सा सही होगा, ओनली 1। अब अगर हम लास्ट क्वेश्चन देख ले आज का, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि फाइबर्स या तंतुओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। और जैसे ही आपको क्वेश्चन दिख जाए कि सही नहीं है तो साइड में लिख लीजिए कि असत्य है, क्योंकि अगर आप असत्य लिख लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। लेकिन सही नहीं में आप कंफ्यूज होते हो कि पता नहीं ये सही है या सही नहीं है, क्या पूछा गया है। हमको असत्य कथन की खोज करनी है। चलिए पहला चेक करते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, सही है। जूट पादप की कटाई के पश्चात इसकी जड़ से, अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड, से तंतु प्राप्त करते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो हम जूट से तंतु प्राप्त करते हैं वो उसके स्टेम या तने से प्राप्त करते हैं। ये गलत है। तीसरा कथन देख लेते हैं क्या दिक्कत है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, सही है। चौथा, रेशम तंतु कोकून से खींचा जाता है, सही है। तो इसका जो सही आंसर है, चूंकि असत्य कथन पूछा गया है और 4 में से 3 सही है, 1 असत्य है, वो कौन सा है, बी है। तो ये हमने आज तीसरा चैप्टर भी समाप्त कर लिया है और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और जो इसकी PDF है ये कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, उस पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।